निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में वफाकी काबीना का पहला इजलास। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं किया जाएगा। माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मुल्की तरक्की की बुनियाद रखेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह के साथ जुड़ा है। इस मसले को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। निगरान वफाकी काबीना का मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत का अज़्म। माशी बहाली के लिए खजाना, तवानाई, तिजारत और SIFC के हुक्काम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील। हमारी तरजीह सरकारी अखराजात को कम करना, बुनियादी ढांचे की बहाली और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। अवाम का एहसास महरूमी दूर करना हुकूमत का काम है। बलूचिस्तान के अवाम का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब से एहसास महरूमी कम हुआ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वसाइल की ज़रूरत है। हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला आज़म खान की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। आला सतह इजलास की सदारत भी की। PIC एमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी। पहले मरहले में एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर को अपग्रेड किया जाएगा। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमात ली जाएं। वज़ीर आला की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का जड़ांवाला का दौरा। मुतासिरा क्रिश्चियन कॉलोनी गए। सान्हे में मुतासिर होने वाले चर्चेज और घरों की सूरत हाल का जायजा लिया। जस्टिस फायज ईसा ने मुतासिरा मसीही खानदानों से मुलाकात भी की। रवां साल एक सियासी जमात ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को 14 अगस्त को जश्न आज़ादी ना मनाने की तरगीब दी। ऐसी तरगीब देना मुल्क दुश्मनी है। अपने सियासी मकासद के लिए यौम आज़ादी के मुक़द्दस दिन को इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम का इजहार ख्याल। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही नसीम अकरम 12 जून 2020 को जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। पाक फौज के शहदा वतन अजीज के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन गए। लवाहिकीन का इजहार ख्याल। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर की तालिबात और असातिज़ा का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस में होने वाली सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, तबाही पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज के शाना बशाना हैं और शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। नौशहरा में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों के तलबा और शहरियों ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। दिन गुजारने का मकसद बच्चों और शहरियों को पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और रोजमर्रा उमूर से आगाही देना है। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के 500 तलबा और तालिबात समेत शहरियों और बच्चों ने मुख्तलिफ अस्करी आलात और हथियारों में खुसूसी दिलचस्पी ली। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद पाक फौज ने 2016 में शिमाली वज़ीरिस्तान में वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। इंस्टीट्यूट में अपने क़याम से अब तक 340 नौजवान नहायत ही कलील वक्त में तकनीकी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें शरपसंदों के निशाने पर। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमलों में पेश। हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले किए जाते हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी।
रूस का यूक्रेन के 2 लड़ाका तैयारे और दर्जनों ड्रोन मार गिराने का दावा। दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों, गोला बारूद की सप्लाई पॉइंट्स और एक रेडार स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का रूसी अफवाज और अहम फौजी तंसीबात पर हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 4000 से जायद अफराद की नकल मकानी, 12,000 एकड़ से जायद अराजी तबाह। हुकाम ने 40 बरसों में कैनरी जजायर पर लगने वाली सबसे खतरनाक आग करार दे दिया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट चंद घंटों में फरोख्त। वीवीआईपी समेत तमाम कैटेगरीज के टिकट बुक हो गए। एशिया कप में रवायती हरीफों का टाकरा 2 सितंबर को कैंडी, श्रीलंका में होगा। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप तीसरी पोजीशन के मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन आज ब्रिस्बेन में मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट फाइनल कल स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान सिडनी में शेड्यूल। दिलचस्प मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और नॉर्वे में 4 मराहिल पर मुश्तमिल आर्कटिक साइकिल रेस, इटली के मिशेल गाजोली ने दूसरा मरहला अपने नाम कर लिया। गाजोली ने 153.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 28 मिनट और 35 सेकंड्स में तय किया। बरतानिया के नौजवान साइकिल सवार नोआ हॉब्स मजमूई बर्तरी हासिल करने में कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनासिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। बैरूनी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कश्मीर एक देरीना तनाज़ा है और इसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसील से आगाह कर रहे हैं शाहरुख शफी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बेहतरीन और तजर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल काबीना पर मुझे फख्र है। मुकर्ररा मुद्दत में आइन और कानून के दायरे में रहते हुए नए इक़दामात के साथ मुल्की और गैर मुल्की यकीन दहानियों पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि SIFC मुल्की वसाइल को बुरोकार लाने की बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। Pakistan is a romance and let's start realizing that romance with today's first cabinet meeting. Pakistani dream is the dream of our soul. It is imbibed by the ideas of Iqbal. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी भी तरह की शिद्दत पसंदी की हौसला शिकनी करते हैं। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। The minorities, inshallah, will stay protected in this country. Pakistani state and society does not align and identify with such elements. They may be from us, but they are divorced from us. They are divorced from our identity process. We do not identify with them. अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोई भी निज़ाम और तर्ज हुक्मरानी इंतशार और अफरा तफरी में कायम नहीं रह सकता। रूल ऑफ ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, that would be kept at any cost. 9 मई के वाक़यात को अफसोसनाक और मायूस कुन करार देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की अलामतों पर हमला रियासत की असास पर हमले के मुतरादिफ है। We have seen some sabotage activities on May 9th. We not just condemn it, justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह के साथ जुड़ा है। इस मसले को पसे पुश नहीं डाला जा सकता। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अनवारुल हक काकड़ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने निगरान वज़ीर आज़म को दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर और कानून साज असम्बली से खिताब करने की दावत दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी मदद तब तक जारी रखेगा जब तक सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने वजारत संभालने के बाद इलाकाई ज़ुबानों में नशर और शाया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अंग्रेज़ी और उर्दू के बराबर तरजीह देने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने वजारत इत्तलात के हुकाम को हिदायत करते हुए कहा कि तमाम इलाकाई ज़ुबानें हमारे लिए मोहतरम हैं, सबकी नुमाइंदगी वफाक की खूबसूरती की अलामत है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलाकाई ज़ुबानों की झलक तमाम मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में नज़र आनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात ने अंग्रेज़ी और उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ तमाम इलाकाई ज़ुबानों के अखबारात को भी मॉनिटरिंग फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत की। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दीगर सेनेटर्स के हमराह मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हमारे मुल्क का जमहूरी तसलसल बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और आइंदा भी बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत है और मुश्किलात आती हैं, हमें मिलकर उनका मुकाबला करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम तैयार रहे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, वहाँ की तरक्की के लिए वक्त दरकार होगा। चेयरमैन सेनेट ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करते हुए अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत भी पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जड़ावाला में मुतासरा क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया और सान्हे में मुतासर होने वाले चर्चेज और घरों की सूरत हाल का जायजा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया भी इस मौके पर उनके हमराह थीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरा मसीही खानदानों से भी मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम इस्लाम चौधरी, IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंजापुर और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना 9 अरकान पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के वज़रा में सैयद मसूद, बैरिस्टर फेरोज़ जमाल काका खेल, जस्टिस रिटायर्ड डार शाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला शामिल हैं। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह निगरान वज़ीर आला के मुशीर होंगे, जबकि ज़फ़रुल्लाह खान निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी मुकर्रर किए गए हैं। निगरान वफाकी काबीना ने मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद और मुआवनत के भरपूर आज़म का अयादा किया है। काबीना ने माशी बहाली के लिए खजाना, तवानाई, तिजारत और SIFC के हुक्काम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्न में तमाम ज़रूरी ताआवुन और मावनत फराहम करेगी। तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद निगरान वफाकी काबीना का ये पहला इजलास था। काबीना ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के अज़म का इयादा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा से उनकी वजारतों के बारे में ब्रीफिंग ली। काबीना ने सरकारी अखराजात को कम करने का फैसला करते हुए कहा कि हमारी तरजीह मईशत की बहाली है। इजलास में जड़ानवाला वाक़ये पर तफसीली गौर हुआ। काबीना ने जड़ानवाला वाक़ये पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की ताकत अक़लियतों के साथ खड़ी है। इजलास में सूफीज़म की तरवीज की जरूरत पर जोर दिया गया और फैसला किया गया कि PTV पर तजवीद कुरान पाक के प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। मीडिया को वफाकी काबीना के पहले इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि निगरान हुकूमत आईन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मेरी पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान के साथ थी और काबीना के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है उसमें एआनत जो बुनियादी हमारे काम में शामिल है
उस हवाले से जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और काबीना की ख्वाहिशात हैं वो मैंने उनके गोश गुजार की। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा कि हमारी तरजीह सरकारी अखराजात को कम करना, बुनियादी ढांचे की बहाली और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF के साथ मुआहदे के तहत मजीद सब्सिडीज देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ बेहतर रवैये का दर्स देता है, किसी दूसरे मजहब की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों का उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह तक जुड़ा हुआ है, इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ताउन से वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कबायली नौजवानों की तकनीकी तालीम में अहम संगे मील की हैसियत रखने वाला वाहिद इंस्टीट्यूट है। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद पाक फ़ौज ने 2016 में शिमाली वज़ीरिस्तान में वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी थी। इंस्टीट्यूट में अपने क़याम से अब तक 340 नौजवान नहायत ही कम वक्त में तकनीकी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। इस सिलसिले में वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 5वीं तरबियती कोर्स की तकमील पर कॉन्वोकेशन मुनक़्क़िद हुआ। 6 महीनों पर मुहित कोर्स में 100 नौजवानों को ऑटो मैकेनिक, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर कोर्सेज़ की तरबियत दी गई। तलबा को तालीम व तरबियत के अलावा मुफ्त रिहाइश, माहाना वजीफ़े समेत खाने पीने की सहूलियात भी फराहम की गईं। कोर्स का मकसद नौजवानों में मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ज़रूरी हुनर और बुनियादी तालीम फराहम करके उनकी सलाहियतों को कारआमद बनाना है। कामयाब तलबा में टेबटा सर्टिफिकेट्स, लैपटॉप्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC शिमाली वज़ीरिस्तान थे। नौजवानों और इलाके के मिशरान ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने की इस काविश पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और इंस्टीट्यूट को इलाके की तरक्की और खुशहाली में अहम पेशरफ्त करार दिया। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि इस्लाम अमन का मजहब है जिसमें सानह जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। दीनी तालीमात से दूरी और कम इल्मी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का बुनियादी सबब है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुआशरे में मजहबी मनाफरत और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जड़ावाला वाक़या से मुल्क की बदनामी हुई, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। माशरे का अमन मुतासिर करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि जड़ावाला में पेश आने वाले सानहे की शदीद मजम्मत करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करते हैं कि सानहा जड़ावाला में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें अमन व सलामती, भाईचारे, एहतराम इंसानियत और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर यहाँ रहना है और अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी बैरूनी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि वर्ड तनाज़े के हल के लिए हुकूमत भरपूर किरदार अदा करेगी। फ्रीकैन को जरगे के फैसले का एहतराम करना चाहिए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतह जायज़ा इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कायम मकाम वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि आइनी तकाज़े के ऐन मुताबिक विफाक और सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हो गई हैं। पुरअमन माहौल में साफ व शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है।
انہوں نے کہا کہ صوبے میں پولیس، لیویز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے انتخابات کے لیے پرامن ماحول کا قیام یقینی بنائیں۔ قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مربوط کوارڈینیشن اور معلومات کے تبادلے کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے زیر صدارت پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ہونے والے اہم اجلاس میں ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی گئی۔ پلان کے پہلے مرحلے میں ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی نئے وارڈ بنانے کے لیے جلد جگہ مختص کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پی آئی سی کے بورڈ کا اجلاس جلد بلا کر ضروری فیصلے کیے جائیں۔ نئی تعمیرات کی بجائے پرانی عمارت کو بہتر بنانے کے لیے میسر وسائل کو استعمال میں لایا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے تفصیلی دورے کے دوران طبی سہولتوں کا جائزہ لیا، وارڈز کا معائنہ کیا اور پرائیویٹ کمروں کا بھی وزٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز کو انفیکشن فری بنانے پر ہسپتال انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ سپاہی نسیم اکرم نے 12 جون 2020 کو جنوبی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے لواحقین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس بات کا تو ہمیں بہت فخر ہے کہ جو ہمارے شہید ہیں پاکستان فوجی پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہمیں بھی اسی طرح سے غصہ آتا ہے، کیونکہ ہماری فوج زندہ ہے تو ہم آرام سکون سے رہتے ہیں۔ میں اسے کیا بتاؤں کہ آپ کے بابا کہاں گئے ہیں۔ میری بیٹیوں نے بہت یاد کرتی ہے اور روتی ہے۔ میری بیٹی ماہا یہ آرمی میں جائے، وہاں پہ اچھے عہدے پر فائز ہو، پڑھ لکھ کر بڑی ہو جائے، ڈاکٹر بنے، آرمی میں جائے۔ افواج پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ مجھے ایک بات کرتا تھا کہ بھائی جب میں نا آرمی کی یونیفارم پہنتا ہوں نا تو پتہ نہیں کیوں قدرتی کہتا میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ مجھے تو دلی طور پہ بڑا فخر ہے کہ میرا بھائی ہمارے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کی طالبات اور اساتذہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فرحانہ خان۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کے وفد نے جناح ہاؤس کی تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس سیاسی دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ منظم سازش کے تحت کی جانے والی تخریب کاری کے منصوبہ سازوں اور اعلی کاروں کو سخت سزا دی جائے۔ یہاں باہر جتنی بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جن لوگوں نے اس طرح کے انہوں نے اقدام اٹھایا ہے ان کی سب سے پہلے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ انہوں نے اس حد تک نقصان پہنچا دیا ہے کہ اس کو الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اس عمارت میں جو مسجد موجود ہے اس مسجد کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی انہیں خدا سے بھی ڈر نہیں لگا۔ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جناح کی رہائش گاہ کو جس طریقے سے انہوں نے کھنڈر میں تبدیل کیا ہے اسے دیکھ کے مجھے دلی افسوس ہوا ہے۔ میں اس چیز کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ وفد نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نگران وفاق کی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج نے کہا ہے کہ پاکستان عظیم قربانیوں سے بنا ہے، اس میں بزرگوں کا خون شامل ہے، نوجوان کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ لاہور میں جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر خلیل جارج نے کہا کہ یہاں تباہی دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر شر پسندوں کو سزا نہ دی گئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے گھر کو جس طرح جلایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، اور جنہوں نے یہ کروایا، جنہوں نے اس نوجوانوں کو یہاں تک پہنچایا، جنہوں نے ان کے ذہنوں کی گرومنگ کی،
कि ये मुल्क हमारा नहीं है। उन्होंने जो 9 मई को इस मुल्क का हशर किया, कायद हम शर्मिंदा हैं। आपके हाउस को जलाने वाले अभी तक जिंदा हैं। ऐसे लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वफ्द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिना हाउस लाहौर की बेतौकीरी की गई शरपसंदों और इंतहा पसंदों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात को कौमी अमलाक के नुकसानात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई को नौजवानों को बेराह रवई की तरफ राग़िब किया गया। सानहे में मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इस तरह के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नौशहरा में मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के तलबा और शहरियों ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। दिन गुजारने का मकसद बच्चों और शहरियों को पाक फौज की पेशा सलाहियतों और रोज़मर्रा उमूर से आगाही देना है। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के 500 तलबा और तालिबात समेत शहरियों और बच्चों ने मुख्तलिफ अस्करी आलात और हथियारों में खुसूसी दिलचस्पी ली। बच्चों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रवां साल एक सियासी जमात ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को 14 अगस्त को जश्न आज़ादी ना मनाने की तरगीब दी। सियासी जमात की इस साजिश पर अवाम ने इजहार ख्याल किया है। ये तो बिल्कुल गलत है प्रोपेगेंडा के 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए। 14 अगस्त तो लाजमी मनानी चाहिए। ये जो कहते हैं आज़ादी नहीं मनाई, ये गलत बात है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, हम आज़ाद मुल्क में जी रहे और हम अपनी आज़ादी पे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो अपने इलाके में देखा भरपूर तरीके से 14 अगस्त बनी। ये हमें मनानी चाहिए आज़ादी। अब हम गुलाम थोड़ी हैं जो हम आज़ादी ना मनाएं। तमाम तरह के प्रोपेगेंडों को मैं कंडेम करता हूँ। जितने भी सियासी पार्टी है इनको चाहिए अपने मुल्क जो है ना इनसे मोहब्बत करे। ये जो बात की कि मुहिम चलाई है कि आज़ादी नहीं मनानी चाहिए, आज़ादी तो मनानी चाहिए। हमने 14 अगस्त को मनाना है। अगर जिन लोगों ने 14 अगस्त को आज़ादी न मनाने की बात की है, मेरे ख्याल में वो लोग गलत हैं। यौम आज़ादी न मनाएं या आज़ादी की तकरीबात न मनाएं या कोई और ऐसी बातें न करें, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और नामुनासिब बात है। लोग तो कहते हैं लेकिन हमारे इलाके में जो हमारे जो मेंबर है, जो लीडरशिप है, वो उसने अच्छी तरह मनाया। यौम आज़ादी जो है ना बनाना चाहिए हर पाकिस्तानी को पुरान तरीके से खुशहाली के साथ। जो भी सियासी पार्टी इस हवाले से कोई बात करते हैं कि 14 अगस्त न मनाया जाए, वो मुल्क दुश्मन है। 14 अगस्त जो है ना मनाना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आज़ादी ना मनाएं? वो तो ये कह लो कि हमारे लिए नुकसानदेह लोग हैं जो कहते हैं आज़ादी ना मनाई जाए। कोई ये कह रहा है कि हम आज़ाद रहे हैं कि वो 99 नहीं 100% गलत कह रहे हैं। जो पार्टी ये कहती है कि यौम आज़ादी न मनाया जाए, वो पार्टी कतई तौर पर महबूब वतन नहीं है। हमने इसी 14 अगस्त पे जो ना आज़ादी ली हुई है तो ये मनानी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं और हम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। ये जो लोग बातें करते ये इस मिट्टी से नहीं है। यौम आज़ादी तो मनानी चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह हमारा ये मुल्क हासिल हुआ है। एक पार्टी की वजह से हम 14 अगस्त क्यों बंद करते हैं? जमात की जानिब से ये जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उसको कहा गया कि इसको हम गुलामी के तौर पर मनाएंगे, तो ये काबिल अफसोस बात है। जिसने भी ये इस अमल का जो है इस अमल की हिमायत की है या ऐसा कोई इजहार किया है तो मैं समझता हूँ कि वो कौम का दुश्मन है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। यह नौजवान 5 अगस्त को जिला राजौरी के इलाके बुधल में काबिज फोर्सेज की फायरिंग से जख्मी हुआ था। दूसरी जानिब काबिज फोर्सेज ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 10 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद घरों पर छापे मारे, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। NIA के एहलकारों ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा कुलगाम, शुपैयाँ, कुपवाड़ा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। शहरियों ने ज़राए अबलाग को बताया कि फोर्सेज एहलकारों ने छापों के दौरान मकीनों को हिरासा किया और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद, जलाओ घिराव का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
ضلع اقرل کے ککی اکثریتی گاؤں تھوانی میں 3 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس سے گاؤں میں خوف و دہشت پھیل گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے 3 افراد ولیج گارڈ تھے۔ دوسری جانب چرا چند پور اور وشنو پور کے علاقوں میں بھی ہجوم نے کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا۔ منی پور میں رواں برس 3 مئی سے جاری نسلی تشدد جلاؤ گھیراؤ میں اب تک 260 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، 600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ منی پور میں 10 قبائلی اراکین اسمبلی نے 21 اگست سے شروع ہونے والے ریاستی اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈیجنس ٹرائبل لیڈرز فورم کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ قبائلی وزراء، اراکین اور عام افراد اکثریتی دارالحکومت امپھال میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ زومی اور دیگر قبائلی تقبات سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی وزیر یا رکن اسمبلی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر امپھال جانے کا خواہش مند نہیں ہے، لہٰذا وہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ فاشسٹ مودی کے ہندوستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہیں انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ 1947 سے اب تک 50,000 مساجد، 20,000 سے زائد چرچ اور دیگر عبادت گاہیں انتہا پسندوں کی نفرت کا نشانہ بن چکی ہیں۔ امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دلت ہندوؤں پر منظم انداز میں حملے کیے جاتے ہیں۔ انتہا پسند ہندو جماعتیں وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملوں میں پیش ہوتی ہیں۔ حلال جہاد، بلڈوز پالیسی، شہریت اور حجاب بندی جیسے قوانین کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب تبدیلی سے متعلق قوانین کو بھی ہندوؤں اور بدھ مذہب کے پیروکاروں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے صدیوں پرانی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہی عیدگاہ مسجد، شمسی مسجد اور گیانوپی مسجد سمیت درجنوں عبادت گاہوں پر ہندو انتہا پسندوں کے دعوے عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ 2017 میں انتہا پسند ہندوؤں نے تاج محل پر بھی شیو مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 2008 میں اڑیسہ میں انتہا پسند ہندوؤں نے 600 عیسائی گاؤں اور 400 چرچ جلا ڈالے تھے۔ منی پور میں حالیہ فسادات کے دوران 400 سے زائد چرچ نذر آتش کیے جا چکے ہیں۔ 1983 میں بھارتی فوج سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل امرتسر پر بھی ٹینکوں اور توپوں سمیت حملہ کر کے اس کی بے حرمتی کر چکی ہے۔ اور ہسپانوی جزیرے کے جنگل میں بدھ کو لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں پیش رفت ہوئی، تاہم اب تک آگ قابو سے باہر ہے۔ آگ نے 50 کلومیٹر کے دائرے میں اب تک 12,000 ایکڑ سے زائد اراضی کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ 4,500 افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ حکام نے اسے 40 برسوں میں کینری جزائر پر لگنے والی سب سے خطرناک آگ قرار دیا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان سیکیورٹی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کا معاہدہ طے پا کیا۔ کیمپ ڈیوڈ میں سہ فریقی سربراہ کانفرنس میں طے پانے والے معاہدے کو کیمپ ڈیوڈ پرنسپلز کا نام دیا گیا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ سربراہ کانفرنس کے بعد تینوں ممالک کے سربراہوں کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سہ فریقی سیکیورٹی تعاون کا مقصد خطے میں امن اور استحکام میں اضافہ کرنا ہے۔ کانفرنس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن، جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی جب تینوں ممالک شمالی کوریا کے جوہری خطرات اور بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے 2 لڑاکا طیارے اور درجنوں ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی افواج نے کوپیانسک، لیمان، ڈونیٹسک اور دیگر محاذوں پر یوکرین کے کئی حملے پسپا کر دیے، جبکہ دشمن کے بختربند گاڑیوں، گولہ بارود کی سپلائی پوائنٹس اور ایک ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی مسلح افواج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مشرقی شہر برڈیانسک اور میلیٹوپول سمیت دیگر علاقوں میں یوکرینی فورسز نے روسی افواج اور اہم فوجی تنصیبات پر حملے کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ نے ڈنمارک اور ہالینڈ کو یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی کی منظوری دے دی۔ ڈچ وزیر خارجہ نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے بھیجنے کی اجازت دینے سے متعلق واشنگٹن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ برطانوی ہسپتال کی نرس نومولود بچوں کی قاتل نکلی۔ نرس لوسی لبرٹی پر 7 نوزائیدہ بچوں کو قتل اور 6 دیگر بچوں پر حملوں کے الزامات ثابت ہو گئے۔
33 साला लूसी को पीर को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें मुमकिना तौर पर उम्र कैद की सजा का सामना करना होगा। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में 10 माह तक मुकदमा चलता रहा। अदालत ने उन्हें बरतानिया की जदीद तारीख में बच्चों की बदतरीन सीरियल किलर करार दिया। नर्स लूसी इंग्लैंड के चेस्टर अस्पताल में 2015 और 2016 में काम करती थी। अस्पताल इंतजामिया ने नोटिस किया कि नौज़ायदा बच्चों की अमवात या उनकी तबीयत बिगड़ने के वाक़यात में अचानक इजाफा हो गया है, जिसके बाद पुलिस तलब की गई और वाक़े की आज़ादाना इंक्वायरी कराई गई। खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें। यहाँ आपको बताएं, गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली और निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी से कोयटा में मुलाकात की। उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक अरकान पार्लियामेंट और कबायली अमायदीन भी मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज अहमद को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अवाम 18 साल के बाद होने वाले इलेक्शन में अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। मेरा पूरा कोशिश है, मेरा चूँकि मैं नेक नीयती से कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मदद करेगा, तो मेरी पूरी कोशिश है नवंबर के फर्स्ट वीक तक मैं इंशाल्लाह इलेक्शन मैं करा दूँगा। पहले 5 ज़िले थे, बाद में 7 हो गए, बाद में अभी मौजूदा हालात में 10 ज़िले, तो इनका डिमार्केशन नहीं हुआ था। ये भी बहुत अरसे से तकरीबन ये भी इतने 17-18 साल के अरसे से डिमार्केशन नहीं था, हदबंदी। तो चूँकि हल्का बंदी के लिए, डिलिमिटेशन के लिए पहले हदबंदी करना होता है, तो उसके लिए जब ये एक्ट नाफिज हुआ इलेक्शन अपना लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014, तो इसके तहत उन्होंने रूल भी बनाया फ़ौरन ही, तो उस पर डायरेक्शन इशू हो गए, शेड्यूल दे दिया। अब इस वक्त GB में वो हदबंदी का काम भी स्टार्ट है। मैंने 2020 का इलेक्शन कराया, 2017 के मरदमशुमारी में कराया था। अभी भी मैंने वो ऑर्डर मैंने पास कर दिया था कि आप ये नया बल्दियात का इलेक्शन भी 2017 का, लेकिन यहाँ अभी मेरे सेंसस चीफ से मेरी मीटिंग हो गई, तो इन्होंने 2023 का सेंसस कंप्लीट है, तो पाकिस्तान में भी 2023 के सेंसस के मुताबिक हो रहा है। तो मुझे वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह कल या परसों मुझे मिलेगा। तो मैंने अभी दोबारा डायरेक्शन इशू किया है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो बल्दियात का इलेक्शन होगा वो 2023 के मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। जनरल इलेक्शन की ये है कि उसके 1994 से ये 24 हमारे पास जो इलेक्टेड वो है 24 वो है, और 6 टेक्नोक्रेट है, 6 लेडीज़ के 3 टेक्नोक्रेट, 33 की असम्बली है। तो ये इसका जो सीट बढ़ाना है ये फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाना है। हमारा जो 2018 का गवर्नर आर्डर है, ये सीटें आर्डर के तहत बढ़ना है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाई है। ये अगर हल्के 24 से 28 करे, 30 करे, तो उसको तकसीम करके हल्के में फिट करके हल्का बंदी करने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है। और नाज़रीन, आज दुनिया भर में इमदादी कारकुनों की खिदमात के एतराफ़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीख और अहमियत के बारे में देखते हैं शुमाइला शब्बीर की ये रिपोर्ट। इस्लाम ने इंसानियत को मोमिन की मेराज करार दिया है और एक इंसानी जान बचाने को पूरी इंसानियत बचाने के मुतरादिफ कहा गया है। 1400 साल पहले इस्लाम ने एहतराम इंसानियत का दर्स दिया, जो दुनिया भर के लिए आफाकी पैगाम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 साल कबल 2009 में इमदादी कारकुनों के आलमी दिन मनाने का आगाज किया, जिसका मकसद दुनिया भर में हादसात और कुदरती आफात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम करने वाले अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 26 ममालिक में 23 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी और मदद की जरूरत है। इस सूरत हाल में इमदादी कारकुन दुनिया भर में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन तमाम ह्यूमैनिटी वर्कर्स को अप्रिशिएट करें जिन्होंने दिन रात इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इस रास्ते में कई ह्यूमैनिटी वर्कर्स ने अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। हर साल आज के दिन इमदादी सरगर्मियों के शोबे से पेशावराना या रजाकाराना तौर पर मुंसलिक अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज के साथ साथ अमली इकदामात को भी हतमी शक्ल दी जाती है। इस साल इमदादी कारकुनों के दिन का मौजू चाहे कुछ भी हो जाए है। इस मौजू के तहत पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक में कुदरती आफात और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद के लिए नए इमदादी प्रोग्राम्स का भी आगाज किया जाएगा, ताकि इन मसाइल को इंसानी बहरान बनने से रोका जा सके। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में तलबा को मुस्तक़बिल में मुख्तलिफ शोबाजात इख्तियार करने के लिए रहनुमाई देने के सिलसिले में सरकारी स्कूल की तालिबात के लिए गैर सरकारी तंजीम ने एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया। इस बारे में देखते हैं गिलगित से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ाकत अली की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बराए तालिबात जागीर बसीन में गैर सरकारी तंजीम ने एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया, जिसका मकसद तालिबात को मुस्तकबिल में अपने कैरियर के इंतखाब में रहनुमाई फराहम करना था, ताकि तालिबात मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग या किसी और शोबे को इख्तियार करने का बआसानी फैसला कर सकें। एजुकेशन एक्सपो है जिसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन और वेरियस फील्ड्स के हवाले से स्टूडेंट्स को आगाही फराहम करते हैं, ताकि वो जो है अपना एक माइंडसेट अभी से बना लें। जितने भी आपके आर्ट्स, साइंसेज, सोशल साइंसेज के जो फील्ड्स हैं उनके बारे में जो है टेस्ट लगाए गए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन एक्सपो तालिबात को मुस्तकबिल में कैरियर के इंतखाब में फैसला करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम को फ़रोग देने के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा IT के शोबे में तलबा की रहनुमाई के लिए मुल्क के बड़े तालीमी इदारों की खिदमात भी हासिल की जाती हैं। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। और नाज़रीन, अब हम आपको जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा शहर पुरेवाला लिए चलते हैं, जहां के पेट्रोल पंप पर ईंधन डालने से कैश संभालने तक के तमाम उमूर खवातीन एहसन तरीके से अंजाम दे रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों में ईंधन डालने का काम रिवायती तौर पर मर्दों के जिम्मे होता है, लेकिन बुरेवाला शहर के इस पंप पर काम करने वाली खवातीन सिनफे आहन होने का अमली मुजाहरा पेश कर रही है। ये खवातीन नोजल उतार कर टैंक में फ्यूल डालने, कैश संभालने और अकाउंट्स और ऑडिट के तमाम अमूर बखूबी अंजाम दे रही है। मैंने ICS किया हुआ है, मैं नेक्स्ट भी स्टडी स्टार्ट की हुई है और कंटिन्यू है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपना कमा रहे हैं और अपना खा रहे हैं। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत करके अपना खुद कमाते हैं और माँ बाप का सहारा बने हुए हैं। 2 शिफ्टों में काम करने वाली इन खवातीन को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। मालिक के मुताबिक खवातीन से काम लेने के 2 बुनियादी मकासद हैं: माली करप्शन की रोकथाम और महंगाई के इस दौर में खवातीन को अपने घर वालों की माली मुआवनत करना। लड़कियों को बहुत फायदा है, इनके घर चल रहे हैं, इनको अच्छा रोजगार मिल रहा है। खवातीन के हकूक यकीनी बनाए जाए तो मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की में इनका किरदार वाज़ेह तौर पर सामने आ सकता है। हमारी बेटियों जैसी हैं और बड़ा अच्छा बिहेव करती हैं और ये अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में मजमूई आबादी के 52% का फ़ाल होना हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए नेक शुगून है। खवातीन की जानिब से इस तरह रोजी रोटी कमाने से इनके घर में आसूदगी आएगी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ट्रेनों के जरिए मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ट्रैक डाउन करते हुए जाफर एक्सप्रेस को गुजरात जंक्शन के मकाम पर कार्रवाई के दौरान सरकारी पेटी से 4 किलोग्राम चर्स और 2 किलोग्राम अफीम बरामद करके जाफर एक्सप्रेस का गार्ड इंचार्ज और असिस्टेंट एग्जामिनर इलेक्ट्रिक गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा में नौजवान खतात के फनपारों की नुमाइश हुई। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। फ़न खताती फ़नून लतीफ़ा का सबसे हसीन और दिलकश फ़न है, जिसके सामने मुसव्वर अपने मोए कलम और शहनशाह अपना ताज रखने को तैयार होता है। मुसलमानों ने फ़न खताती को बहामे अरूज तक पहुँचाया और मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों को इस फ़न के जरिए जोड़ा। आज भी पाकिस्तानी खतात इस फ़न से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। लाहौर कौंसिल के ज़ेरे तमाम नौजवान खतातों की नुमाइश का मकसद यंग आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करना था। नुमाइश में 70 खतातों के 200 से ज्यादा फन पारे रखे गए थे। कितना जबरदस्त उन्होंने काम किया है। एक अरसे बाद ये यंग आर्टिस्ट हैं और इधर अलहमरा की परफॉर्मिंग आर्ट की अकेडमी के स्टूडेंट हैं। बहुत मेहनत और बहुत बारीकी के साथ यहाँ पे काम किया है। आप देख सकते हैं कि किसी ने मिनिएचर कैलीग्राफी की हुई है, किसी ने ब्रॉडर विजन में की हुई है। नौजवानों के फन पारों में इस्लामी खताती को जदीद अंदाज से पेश किया गया था, जबकि दिलकश रंगों के हसीन इम्तिजाज से अस्माए रुबानी नुमाइश में हर एक की तवज्जो का मरकज रहे। ऐसे प्रमोट होना चाहिए हमारे पाकिस्तान का यंग टैलेंट, ताकि उनको आगे आने का मौका मिले। मुझे
اچھا لگا کہ انہوں نے ہم اسٹوڈنٹ کو ابھی بیسک لیول پہ بھی الاؤ کر دیا کہ ہم اپنا کام ایگزیبٹ کر سکتے ہیں گیلری میں. فن خطاطی سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے نمائش دیکھی. نوجوان آرٹسٹوں نے اپنی مہارت کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے جسے لوگوں نے بے حد سراہا. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ترجمان پاشی کے مطابق دریائے ستلج میں اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اس وقت 2,78,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق 19 اگست ہیڈ سلیمانکی پر جبکہ 21 اگست ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے. ترجمان آب پاشی کے مطابق قصور اور لاہور کینال ڈویژن کی تمام ٹیمیں اس وقت دریائے ستلج پر کام کر رہی ہیں. پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور دریائے ستلج سے ملحق علاقوں میں عوام کی نقل و حمل محدود کرنے کے اقدامات بھی جاری کیے ہیں. اوکاڑا، قصور، پاک پتن، بہاول نگر، وہاڑی، لودھرا، ملتان اور بہاولپور کے اضلاع دریائے ستلج پر واقع ہیں. متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. محکمہ ایگریگیشن کے مطابق چنیا کنگن پور کوٹھی فتح محمد کے مقام پر دریائے ستلج کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے. بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور پانی رہائشی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے. چنیا دریائے ستلج کوٹھی فتح محمد کے مقام پر 2,05,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے جبکہ پانی کی سطح 24 فٹ تک جا پہنچی ہے. اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. اور اب بات کریں گے گزشتہ روز کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے اگر بکھر کی بات کی جائے تو بکھر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی اور دالبندین میں بھی 42، سرگودا میں 41 جبکہ فیصل آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال.